इथिक्स के बारे में, तो हम लोगों ने भारतीय नीति शास्त्र के कुछ आयाम देखे थे। भारतीय नीति शास्त्र के आयाम देखे थे, यहाँ पे कमेंट दे दीजिएगा मैम। ठीक है, तो उसकी में से हमने देखा था कि जो भारतीय नीति शास्त्र का वैदिक परंपरा के आधार पर, वैदिक परंपरा के आधार पर जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, वैदिक परंपरा के आधार पर जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वह दो दिखाई पड़ता है। एक श्रमण परंपरा, श्रमण परंपरा आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं नास्तिक परंपरा। आम बोलचाल की भाषा में इसे नास्तिक परंपरा कहते हैं। नास्तिक परंपरा क्या होती है? जो ईश्वर में आस्था नहीं रखती है, जो वेदों में विश्वास नहीं रखती है, वह सारी की सारी चीज़ें लौकिक जगत के, इस लौकिक जगत के विषय वस्तुओं पर ध्यान देती है। यानी उसका कहने का तात्पर्य यही है कि यह पूरी दृष्टिकोण केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? तो लौकिक जगत के। यथार्थता का प्रमाण किसके आधार पर किया जा सकता है? तो वह लौकिक जगत की प्रामाणिकता के आधार पर। इस फिलॉसफी के अंतर्गत हमें 3 फिलॉसफी पढ़नी होती है। JCB, यानी J से जैन, C से चारवाक, B से बौद्ध। इन तीनों फिलॉसफी को हमें इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। जबकि अन्य नैतिक आयाम को षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है इसे है, जिसे आप लोग आम बोलचाल के भाषा में इसे 2 नाम से जाना जाता है। एक षड दर्शन, क्योंकि इसमें 6 दर्शनों के समूह दिखाई पड़ता है, षड दर्शन कहा जाता है। या इसे आम बोलचाल की भाषा में आस्तिक परंपरा भी कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे आस्तिक परंपरा भी कहा जाता है। इसमें षड दर्शन इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 दर्शन प्रणालियां हैं जो 2-2 पेयर में हैं, 2-2 के पेयर में हैं। एक पेयर में यदि देखा जाए तो न्याय वैशेषिक का मान्यता आती है, दूसरा आता है मीमांसा वेदांत दर्शन, और तीसरा आता है सांख्य और योग। ठीक है, अब न्याय वैशेषिक पदार्थ की मान्यता के आधार पर, पदार्थ की मान्यता के आधार पर, मान्यता के आधार पर दिखाई पड़ते हैं। जबकि मीमांसा और वेदांत उपनिषदीय ज्ञान, उपनिषदीय शिक्षा पद्धति के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। शिक्षा पे सांख्य और योग किस पे दिखाई पड़ते हैं? तो सांख्य और योग तत्वों की मान्यता के आधार पर, दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तत्वों की संख्या 25 बतलाई गई है। यहाँ ज्ञान और भक्ति के आधार पर वर्णन दिखाई पड़ता है, ज्ञान और भक्ति का वर्णन दिखाई पड़ता है। यहाँ पदार्थ के 2 रूप दिखाई पड़ते हैं, एक में 16 पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, एक में 7 पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। यह स्वरूप है पूरी तरीके से षड दर्शन के अंतर्गत जितने दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इन विषय वस्तुओं को हम डिटेल से पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज़ नोट आप लोग करते चलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंडियन फिलॉसफी को, इंडियन इथिक्स को इस सारगर्भित तरीके से पढ़ाऊँ जहाँ से आपको अन्य आयाम के
पढ़ने समझने में दिक्कत ही न आए। यहाँ पर हम अब इसमें से चारवाक दर्शन को आज पढ़ने वाले हैं। यानी दूसरी चीज़ें क्या हो जाएगी कि चारवाक दर्शन पढ़ेंगे, चारवाक दर्शन पढ़ेंगे। चारवाक दर्शन में 2-3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। चारवाक दर्शन के संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, ठीक है। उसके बाद पहला संस्थापक जानेंगे, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जानेंगे, पूर्ण ग्रंथ जानेंगे। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत तो महत्वपूर्ण विभाजन, विभाजन देखेंगे, विभाजन देखेंगे। चौथा उसके बाद महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे। कभी भी नोट्स फिलॉसफी का बनाइएगा तो इस क्रम में बनाएंगे तो एक सुव्यवस्थित तरीके से बनेगा। अब सारे का सारा भरना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो महत्व संस्थापक हैं आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं। आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहस्पति सूत्र, बृहस्पति सूत्र, दर्शन संग्रह, सर्व दर्शन संग्रह। विभाजन 2 आधार पर 2 किया गया है, 2 किया गया है। एक है धूर्त चारवाक, धूर्त चारवाक, धूर्त चारवाक। दूसरा किया गया है धूर्त चारवाक, दूसरा है सुशिक्षित। एकदम सुव्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाइएगा। सुशिक्षित चारवाक। इसे उदारवादी, उदारवादी माना जाता है। इसे कठोरतावादी, कठोरतावादी सिद्धांत के रूप में माना जाता है। दोनों के सारे आयाम हम एक एक चीज़ समग्रता में विश्लेषण करके मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके सारे आयाम। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अब टाइम टेबल सेट हो गया है, पूरी जनवरी क्लास इसी टाइम टेबल से चलेगी। आप सभी लोग, जो लोग भी एथिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इथिकल वैल्यू को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, वह ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। 12 से 1 के टाइम, 12 से 1 के टाइम हम जैसे जैसे आपका जो भी टाइप के क्वेश्चन होंगे पूछिएगा, मैं एक एक चीज़ डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी के हों, चाहे आप यूजीसी नेट के हों, या बीए के हों, या एमए के हों, सभी लोगों के लिए विशेष लाभप्रद कारगर साबित होगी। क्योंकि हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारी कोशिश होगी कि इसमें हर आयाम को इतनी सूक्ष्मता तरीके से पढ़ा जाए कि जिससे उसका कोई आयाम आपको कहीं समस्या न करे। तो उसी आयाम को देखते हुए हमने आज शुरू किया था चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इन सब को कहते हैं बेसिक, बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट इन्हें कहते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत में इसका 3 महत्वपूर्ण है। पहला प्रमाण मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, मीमांसा। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मीमांसा। और तीसरा है नीति मीमांसा। नीति मीमांसा, इसमें प्रत्यक्ष पढ़ना है,
अनुमान शब्द का खंडन पढ़ना है, खंडन पढ़ना है, इसमें सुखवादी दृष्टिकोण पढ़ना है। ये पूरी की पूरी फिलॉसफी के अंतर्गत यही इसका जो बेसिक डायग्राम है, इसी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। अब हम इसके दूसरे पक्ष में हम देखेंगे, इसके जहाँ पे आपने महत्वपूर्ण सिद्धांत से लिखा, एकदम इसी तरीके से जो भी लोग हों एक कदम इसी तरीके से नोट्स बनाएं, उनका हर चीज़ कंप्लीट होगा, ये मेरा दावा है। कोई चीज़ आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत में 3 चीजें देखेंगे। सॉरी, महत्वपूर्ण सिद्धांत में 3 चीजें देखेंगे। प्रमाण मीमांसा, मीमांसा, प्रमाण मीमांसा यानी 2 से प्रमाण, धन मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण। विश्लेषण यानी प्रमाणों की जहाँ पर मीमांसा हो उसे प्रमाण मीमांसा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ज्ञान मीमांसा। मीमांसा अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाले साधनों का, ज्ञान प्राप्त करने वाले साधनों का विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, ज्ञान प्राप्त करने वाले साधनों का विश्लेषण करना क्या कहलाता है? प्रमाण मीमांसा कहलाता है। दूसरा है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा यानी ये बना है तत्व प्लस मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण। विश्लेषण यानी तत्वों का विश्लेषण करने के कारण यहाँ पर तत्व मीमांसा कहा जाता है। यहाँ तत्व किसे माना गया है? ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जगत, जगत यानी सृष्टि आदि का यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है, जबकि यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, शब्द, इन दोनों का खंडन किया जाता है। खंडन किया जाता है। खंडन किया जाता है, ये भाव है। ईश्वर ये तत्व है। दूसरा आता है नीति मीमांसा। तीसरा आता है नीति मीमांसा। मानसा मतलब कि नीति का विश्लेषण। नीति का विश्लेषण जहाँ पे किया जाता है उसे नीति मीमांसा कहते हैं। और यहाँ पर इसकी जो नीति मीमांसा है भौतिक सुखवादी है। भौतिक सुखवादी मीमांसा है। भौतिक सुखवादी होने के कारण इसमें लौकिक सुख की बात की जाती है। लौकिक सुख की बात की जाती है, सुखवाद की बात की जाती है, यहाँ पर पारलौकिक सुख की
पारलौकिक सुख का खंडन किया जाता है। पारलौकिक सुख का खंडन किया जाता है, यह आयाम है। इसके बाद हम इसके अन्य पहलू देखेंगे कि जो नीति मीमांसा है, चार्वाक की नीति मीमांसा, चार्वाक की नीति मीमांसा, मीमांसा, इसके दो पक्ष। पहला तो हम समझेंगे भूमिका, भूमिका में अर्थ समझेंगे, अर्थ पहला। दूसरा स्वरूप हम देखेंगे इसका, क्या क्या स्वरूप है। तीसरा चार्वाक नीति शास्त्र के सकारात्मक पक्ष। चौथा है चार्वाक नीति शास्त्र के नकारात्मक पक्ष। उसके बाद हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष पढ़ेंगे। यह पूरा फॉर्मेट होगा चार्वाक नीति शास्त्र का। मैं हमेशा से चार्वाक कोई भी निष्कर्ष में तीन चीज़ें कहता हूँ: उत्तर का सार, दूसरा वर्तमान प्रासंगिकता, तीसरा अपना पक्ष। हम इसी टॉपिकों के अंतर्गत पूरी की पूरी चार्वाक दर्शन के हर आयाम को आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अर्थ का मतलब कि यह भौतिक सुख को मानता है, सुखवादी है, सुखवादी दर्शन है, और सुखवादी सुख प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। जितना हो सके सुख प्राप्त करे वही जीवन का उद्देश्य है, अन्यथा कुछ नहीं है। यानी जब तक जियो, यह कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उसके लिए उधार क्यों न लेना हो। उधार क्यों न लेना पड़े। ये इसका मूल स्वरूप है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उसके लिए तुम्हें किसी से उधार ही क्यों न लेना पड़े। जीवन का एक ही उद्देश्य है, सुख लेना, और सुख में वैसा केवल भौतिक सुख है। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ जो स्वरूप है सुख का, सुखवाद का जो स्वरूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो वह दो दिखाई पड़ता है: भौतिक सुख, भौतिक सुख भौतिक सुख, और दूसरा होता है आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख। तो यह इस चार्वाक दर्शन का पूरा सुख भौतिक सुख के सानिध्य है। ये जीवन का एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक, जीवन का एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा
क्या करना, भौतिक सुख को प्राप्त करना। भौतिक सुख ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, उसके सिवा अन्य कुछ कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो सुखवादी दृष्टिकोण हम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है यही है, और इसको प्राप्त करने के साधन यानी भौतिक सुख प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं, अर्थ साधन है और साध्य। साध्य देखा जाए तो काम ही साध्य है। काम को पूर्ति करना, काम की पूर्ति करना ही अर्थ का वास्तविक उद्देश्य है। जबकि आध्यात्मिक सुख में दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। आध्यात्मिक सुख में धर्म साधन है, जबकि मोक्ष प्राप्त करना साध्य है। मोक्ष प्राप्त करना साधन है, यह वास्तविक उद्देश्य है। अब उसी उद्देश्यों के तरफ हम अग्रसर होंगे। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे इसमें कि नीति शास्त्र के सकारात्मक पक्ष क्या है, यानी कौन कौन से पहलू हैं जहां नीति शास्त्र अधिक प्रासंगिक हो जाती है। तो इसके कई आयाम दिखाई पड़ते हैं जहां सकारात्मक पहले तो यह लौकिक जगत को अधिक प्रासंगिक मानता है। लौकिक जगत को अधिक प्रासंगिक मानेगा तो ये चीज़ें हैं कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से ईश्वर, आत्मा, परमात्मा यानी किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं। जो किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं उनकी यह पूरी तरीके से आलोचना करता है। क्यों कि इसका मानना है कि किस्मत के सहारे बैठने से कुछ नहीं मिलता है, भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, भगवान होते ही नहीं है, ये तो केवल ब्राह्मणों के जीने का ढंग है और कुछ नहीं है। ये इसकी अवधारणा है। कहने का मतलब कि लौकिक जगत को मानता है, यानी पारलौकिक सत्ता का खंडन करता है और केवल ब्राह्मण वर्ग द्वारा वर्ग को जीने खाने का साधन मानता है। जो कर्मकांड है सनातन धर्म में, उसे जीने खाने का ब्राह्मणों का साधन मानता है। ये इसका दृष्टिकोण है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पारलौकिक विषय वस्तुओं का यह धज्जिया उड़ाता है। ये भी सही है कि अब हमेशा भगवान के भरोसे बैठ के जाना ये मूर्खता है। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। कर्म, यदि आप ही एक सेकेंड सोचिए, यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो तो खाओ। यानी कहने का मतलब कि भाग्यवाद की और जो अवधारणा है, दूसरा दिखाई पड़ता है कि यह भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन करता है। भाग्य के सहारे जो लोग बैठ जाते हैं उनका खंडन करता है कि नहीं, ये चीज़ें संभव ही नहीं है, ठीक है। यह चीज़ें संभव ही नहीं है कि सारी चीज़ें भाग्य पे हम छोड़ दें और कहें कि भाग्य हमें देगा। तो ये पॉसिबल कैसे है कि भाग्य देगा? भाग्य भी तभी खुलता है जब आप कर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू यही निकलता है कि यह भौतिक जगत के कर्म पर अधिक बल देता है। यानी तीसरा देखा जाए, यह कर्म की प्रधानता को अधिक महत्व देता है। यह कर्म की प्रधानता को अधिक महत्व देता है।
अधिक महत्व देता है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सब कुछ कर्म के अनुसार देखता है, कर्म की भावना को उजागर करने बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यह सृष्टि को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में, आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं इसकी अधिक प्रासंगिकता दिखती है, अधिक महत्व दिखाई पड़ता है। यदि न किया जाए तो यह संभव ही नहीं है कि यह हर आयाम की पूर्ति की जा सकी है। यानी कहने का मतलब कि जब ये कर्म की प्रधानता रखेगा तो एक चीज़ तो फिक्स है कि समाज में रूढ़िवादी विचारधारा नहीं फैलेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि रूढ़िवादी विचारधाराओं का रूढ़िवादी विचारधारा का पूरी तरीके से खंडन करता है, पूर्ण खंडन करता है। यानी ये चौथा पॉइंट है कि पूरी तरीके से रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन करता है, उसके स्थान पर एक ऐसे दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है जहां समग्रता में देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि के हर जनमानस के लोग क्या देखते हैं, यानी हमेशा अपने भूत की चिंता न करते हुए, भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान प्रासंगिकता को सर्वोपरि मानते हैं। यानी यह दर्शन वर्तमान को ही प्रासंगिक मानता है, यह भूत भविष्य की घटनाओं को महत्व नहीं देता है। कहता है जो बीत गया उसके बारे में कायर लोग सोचते हैं, ठीक है, तो जो बीत गया उस पे सोच के क्या है, जो आगे दिख रहा है उस पे सोचो, तुम्हारा कल्याण होगा। और कहीं ना कहीं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह चीज़ें अधिक प्रासंगिक हो गया कि आपने क्या खोया ये मायने नहीं रखता है, आप क्या प्राप्त किए ये मायने रखता है, आप कैसे कर्म कर रहे हैं, कितना कर्म कर रहे हैं ये मायने रखता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक ऐसा दृष्टि देता है संपूर्ण संसार को जहाँ भूत भविष्य की, यानी पांचवा चीज़ें क्या हो जाएगी इसमें, भूत भविष्य के स्थान पर केवल और केवल वर्णन किसका है, भूत और भविष्य के स्थान पर वर्तमान अधिक प्रासंगिक है, वर्तमान अधिक प्रासंगिक है, वर्तमान अधिक प्रासंगिक है। यह भाव है जो इसके दर्शन में दिखाई पड़ता है, इसके आयाम में इतनी चीज़ें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, इसके नकारात्मक, चार्वाक दर्शन के नकारात्मक पहलू देखा जाए तो चार्वाक दर्शन के कई नकारात्मक पहलू भी दिखाई पड़ते हैं। और नकारात्मक पहलू में पहला ये चीज़ें हैं, पहला काम क्या करता है कि यह जो भौतिक जीवन जीने के भौतिक साधन है, जीवन जीने के भौतिक साधन है, भौतिक साधन जिसमें क्या आता है, भौतिक साधन अर्थात अर्थ और काम। पहला क्या है, अर्थ है, अर्थ, और दूसरा क्या है, काम। यानी काम पर बहुत अधिक बल देता है कि जब तक जियो, जीवन का एक ही उद्देश्य है मौज मस्ती करना, उसके सिवा जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। और ये भाव किस तरफ ले जा रहा है कि मनुष्य कहीं ना कहीं पशुता की तरफ, पशु बनते जा रहे हैं, पशुता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि पशुता होने का तात्पर्य यही है कि दिन प्रतिदिन लोगों से मानवीय मूल्यों का, यानी काम की अधिक प्रधानता हो जाएगी अर्थ के, इसके नैतिक पहलू को नहीं आदमी समझेगा तो समाज में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होंगे। जैसे दुष्कर्म के मामले दिन प्रतिदिन फैलते जा रहे हैं,
तीसरा चोरी छिनैती दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। पारिवारिक रिश्तों में कलह बढ़ता जा रहा है। रिश्तों में कलह बढ़ता जा रहा है। ये कहीं न कहीं सबका कारण यही है कि भौतिकता की इस तरीके से बोलबाला है, भौतिकता का इतना अधिक बोलबाला हो गया है कि दुनिया केवल और केवल पशु बनती जा रही है। और आवश्यकता क्या है कि पशुता की तरफ नहीं, हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें दृष्टिकोण दिया है दोनों के बीच उचित सामंजस्य करके जीने का। तो हमें कोशिश यही करना हो चाहिए कि हमें दोनों के बीच, यानी नैतिक पक्ष में एवं अनैतिक पक्ष में, अनैतिक पक्ष के संदर्भ में दोनों के बीच समान दृष्टिकोण, संभाव्य दृष्टिकोण, समन्वय स्थापित कर जीवन जीना चाहिए। कहीं न कहीं जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ है, वह इसका एक कारण ये भी माना जाएगा कि हम बहुत अधिक पशुता की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और जब हम जितना पशुता की तरफ अग्रसर होंगे, वह एक चीज़ को उजागर करेगा कि हमारे अंदर से नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन होगा। पशु बनने के जो भाव है वह बढ़ता जाएगा। और पशु बनने का मतलब कि हमें केवल हमारे अंदर लालच की भावना, ठीक है, लूटने की भावना, किसी भी चीज़ को अपना बनाने की भावना, मतलब सब कुछ हमारा ही हो, ये जो भाव है, मतलब लूट पाट के रख लें, कोई दूसरे के पास न जाए, हम ही करोड़पति हो, हम ही अरबपति हो, हमारा ही नाम हो। संभाव्य दृष्टिकोण नहीं हो रहा है वर्तमान परिदृश्य में। चारवाक दर्शन की नीति शास्त्र अधिक प्रासंगिक इसीलिए हो जा रही है कि यह वास्तविक रूप में मनुष्य के भौतिक पक्षों को सर्वोपरि मान लिया है। वह आज कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा को केवल एक सेकेंडरी चीज में रख रहा है, न कि उस पे ध्यान दे रहा है। और हमें कोशिश करना होगा कि हम दोनों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करें, अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि दोनों के बीच में हम संबंध स्थापित कर सारी चीज़ें कर पाए। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा, इन चीज़ों को स्थापित करना होगा, तब जाकर यह संभव है कि हम दोनों के बीच में उचित सामंजस्य स्थापित करें। बहुत ज़्यादा नकारात्मक पहलुओं का विकास होता जा रहा है। इस पे भारतीय दर्शन के अन्य जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने इसके ऊपर कुठाराघात भी किया कि कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा ही नैतिकतावादी दृष्टिकोण का रखता है। और इतना नैतिकतावादी दृष्टिकोण रखने का मतलब कि जीवन पूरी तरीके से डूबता जाएगा। जीवन क्या है, पशु बनते जा रहे हैं हम। वह दिन दूर नहीं है कि हम अपने के ही अपने मार के खाएंगे, अपना ही व्यक्ति अपने को मार के खाना शुरू करेगा। ठीक है, इतनी आदि होती जा रही है। और जिस दिन यह आएगा वह प्रलय की अवस्था होगी। और यह चीज़ें, इसकी शुरुआत कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यदि तीसरा पॉइंट के अंतर्गत हम देखें, तीसरा पॉइंट है, यदि हम देखें, हम जिस तरीके से पर्यावरण का, मनुष्य का, यानी यहाँ पर लिखे मनुष्य का सृष्टि के अन्य वस्तुओं का दोहन, अन्य वस्तुओं का दोहन अर्थात शोषण, दोहन अर्थात शोषण का आयाम। यहाँ पर शोषण कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ पर शोषण कहने का तात्पर्य यही है कि पर्यावरण की क्षति,
पहला पर्यावरण की जिस प्रकार से क्षति हो रही है, आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण की क्षति इस तरीके से हो गई है कि विश्व के बहुत से ऐसे महानगर हैं जहां सांस लेना दुश्वार हो गया है। सांस लेना दुश्वार हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि इस तरीके से दोहन हो रहा है, पेड़ पौधे नहीं हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, सांस लेना दुश्वार हो रहा है। दूसरी चीजें हैं पशु पक्षियों की क्षति। आज हम इतने चालाक हो गए हैं हम लोग कि इस तरीके से हर जीवों का दोहन कर रहे हैं, इस तरीके से जीवों का दोहन कर रहे हैं कि पूरी तरीके से शोषणवादी दृष्टिकोण ही दिखाई पड़ रहा है। सृष्टि से अनेक प्रकार के जीवों का दोहन हो चुका है, मतलब समापन हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं। जिसमें आप अभी हम लोग जब छोटे थे तो गिद्ध देखते थे, आज गिद्ध नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत से ऐसे जीव हैं, बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो धीरे धीरे, गौरैया पक्षी है वह धीरे धीरे एकदम विलुप्त होती जा रही हैं। अब कितनी भी कोशिश करो, जो प्रकृति सही नहीं रहेगी, पर्यावरण सही नहीं रहेगा, हम एक अन्य जीवों के साथ उचित सामंजस्य बना के नहीं जी पाएंगे, कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका पूरी तरीके से शोषण होगा। जब शोषण होगा तो यह फिक्स है कि उसका दोहन होगा ही होगा, अन्य आयाम चीज़ें नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। पूरी की पूरी चीज़ें मैं एकदम क्रमबद्ध कर दिया हूँ। जो भी नए लोग हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि डेली 12 से 1 आए, जो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो भी, और जो इधर पढ़ते हैं उनके लिए भी यह उपयोगी होगी। इसके साथ लोगों में सृष्टि के प्रति अन्य विषय वस्तुओं का शोषणवादी दृष्टिकोण, अन्य विषय वस्तुओं का शोषणवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ हर चीज़ की एक शोषण करने का लगा हुआ है मनुष्य। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन देखें। तुलनात्मक अध्ययन देखें तो यह बात सर्वथा सत्य है, यह बात सर्वथा सत्य है कि चार्वाक का नीति शास्त्र अपनाने के बाद जिस समाज में लागू होगा वह समाज भ्रष्ट होगा। यह ठीक 101% है, क्योंकि यहाँ किसी के इमोशन, मतलब मानवीय मूल्यों का सरासर हनन होगा। यानी कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य, ये 2 प्रकार के हैं, मानवीय, क्या हो गया, मानवीय मूल्य, और दूसरा भौतिक मूल्य। भौतिक मूल्य का तो उत्थान होगा, भौतिक विषय वस्तुओं का तो दिन प्रतिदिन उत्थान होगा, लेकिन मानवीय मूल्य, जैसे हम कह सकते हैं दया, करुणा, मानवता, प्रेम, बंधुत्व की भावना, सौहार्द की भावना इन सभी जो मूल कोर नैतिक गुण हैं उनका कहीं ना कहीं पतन होगा। और यही यथार्थता यही है कि आप वर्तमान प्रासंगिकता को देख लीजिए, वर्तमान परिदृश्य को देख लीजिए। लोगों में मानवता रही नहीं गई है। सभी लोग हटना, मतलब हम किसी की शान क्यों सहें,
हम कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट है। माँ बाप का के बीच हो रहा है, बाप बेटे के बीच हो रहा है, पति पत्नी के बीच हो रहा है, अविश्वास की कमी होती जा रही है। ये चीज़ें क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा गुण होता है विश्वास। दुनिया की हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यदि किसी का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है वर्तमान प्रासंगिकता में, क्योंकि यहाँ पर आज हर चेहरे पर लोग चेहरे लगाए बैठे हैं। तो वर्तमान परिदृश्य की चीज़ों में चारवाक अधिक प्रासंगिक दिखाई पड़ रहा है। और दिल्ली जैसी शहरों में जहाँ तक मैं देखा हूँ, यहाँ तो पूरी तरीके से चारवाक फिलॉसफी एकदम 100% हावी दिखाई पड़ती। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास, सारे लोग लगे हुए हैं धड़ेल से। कोई अपने घरों के रिश्तों में भी समय नहीं है, सब अपने अपने लगे हुए हैं। तो यहाँ एक ही चीज़ है, अर्थ ही सर्वोपरि है, खूब पैसा कमाओ, वो उसके सिवा कुछ ही नहीं है। तो हमें सोचना होगा कि हम विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं। यदि विकास का यही पैमाना होता तो भारत के सबसे भ्रष्टतम शहरों में से एक हमारी देश की राजधानी नहीं होती। यह हमारा नहीं, नीति आयोग की आंकड़ा है। मैं अपनी आज कोई चीज़ें नहीं थोपता हूँ। भारत सरकार की अभी खुशी की बात है कि एक अभी कल ही परसों आया है, कहीं ना कहीं हमने विकास तो किया है, लेकिन ऐसे विकास जहाँ गांधी, अंबेडकर, अरविंद जैसे महान, स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों की धरती पर हम विकास पूरी तरीके से यूरोपियन विकास की तरफ चल रहे हैं। बड़ी अजीब विडंबना है, यूरोप के लोग अब हम लोग की तरफ मुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ना चाहते हैं, और हम लोग भौगोलिकरण की दौर में वो न समझते, हम वैसा बनते जा रहे हैं। तो सभ्यता है, जीवन की पद्धति है, एक के बाद एक आता रहता है। तो ये दौर चला जाएगा, दूसरा दौर आएगा। हम लोग अभी इस भौतिक जीवन में आनंद ले रहे हैं, कुछ समय बाद हमें भी एहसास होगा कि नहीं, यह दुनिया सही नहीं थी। जैसे होता क्या है कि 15-16 के बाद 25, 26, 27 वर्ष तक लगता है कि यही सब है। 27-28 के बाद की दुनिया थोड़ी सी मैच्योर जब होती है ज़िंदगी के थपेड़ों से, तो उस समय कई उन्वान निकल कर आते हैं कि वास्तविकता क्या है, हम किस विकास को प्राप्त कर रहे हैं, हम किस विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें यह विचार विमर्श करना होगा कि हम विकास की किस सीढ़ी पे जा रहे हैं। हम सौहार्द के विकास की तरफ जाएं कि भौतिक मूल्य की तरफ जाएं, या दोनों के बीच हम उचित दृष्टिकोण आ पाएँ। कोई सड़क पे गिर जा रहा है, वो चोट आए, गांव की तरफ तो आज भी संवेदना है कि लोग उठाते हैं, यहाँ कोई छोड़ के रो रहा है, कोई संवेदना ही नहीं है। यानी कहीं नहीं कहीं संवेदना का अभाव होता जा रहा है, और ये संवेदनाएं मनुष्य को इस तरीके से निकृष्ट बनाती जा रही हैं, इतना कमज़ोर बनाती जा रही हैं कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहा है। तो हमें कोशिश यही करना है कि हमें इनके बीच उचित सामंजस्य, अब निष्कर्ष में यही लिखना है कि हमें भौतिक मूल्य के साथ भौतिक मूल्य प्लस मानवीय मूल्य के बीच में, मूल्य के बीच में उचित सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत, उचित सामंजस्य की आवश्यकता है। उचित सामंजस्य की आवश्यकता है। हम विकास तो करें, मैं मानता हूँ कि लौकिक जगत की चीज़ों को देखें, लेकिन मानवीय मूल्यों को जरूर देखें। इतने भी ना हम विकसित हो जाएं कि पशु बन जाएं। तो हमें मनुष्य, वर्तमान परिदृश्य भारत का
पशुता की तरफ अग्रसर हो रहा है, और पशुता के तरफ अग्रसर होने के कारण ही देश में हर जगह पर राजनीति में भ्रष्टाचार, आर्थिक परिदृश्य में भ्रष्टाचार, ठीक है, आत्मिक व्यवहारों में जो पारिवारिक व्यवहार है वहाँ भी भ्रष्टाचार है, बाप बेटे किसी के बीच नहीं पट रहा है, सब चीज़ें। तो वर्तमान प्रासंगिकता क्या है कि हमें एक बार खुद की चीज़ों पर विचार करना होगा कि हम कौन से विकास कर रहे हैं और हम किस विकास की तरफ अग्रसर हुए कि जो पतन के दृष्टिकोण में लेके चला जा रहा है। हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, तब जाके हम यथार्थता को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि हम वास्तविक दृष्टिकोण की तरफ अग्रसर हो सके। तो चार्वाक दर्शन का वास्तविक नीति शास्त्र यही कहता है कि हमें दोनों के बीच उचित सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है, यानी भौतिक जगत के साथ और मानवीय मूल्यों के साथ हमें उचित दृष्टिकोण अपनाना है, जिससे क्या हो, एक उचित सामंजस्य स्थापित हो सके, एक उचित वैमनस्य की भावना का निदान हो सके, हम पशु न बन सके, हम इंसान बने। प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासनिक वैल्यू के, यदि प्रशासनिक क्षेत्र में देखा जाए, प्रशासनिक क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि नौकरशाहों ने नौकरशाही का वास्तविक स्वरूप ही भूल गए हैं। नौकरशाह कहने का मतलब कि हम जनता के नौकर हैं, वह जनता के राजा बन गए हैं। तो जो हम ही सर्वोपरि हैं। जो धन का शोषण हो रहा है बहुत निंदनीय है, ठीक है। वो ये भूल गए हैं कि हम जनता की सेवा करने आए हैं। उनको लगता है कि हम किसकी सेवा, हम अपनी सेवा, हम अपनी पीढ़ी सुधारने आए हैं, ठीक है। राजनीतिक दल भी उसी तरीके से है कि पहले अपना हित, दूसरा पार्टी हित, तीसरा अपने सगे संबंधियों का हित, चौथा देखा जाएगा तो होगा देश का हित चाहे अन्य का हित। तो ये वैमनस्य की भावना भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण हुई है। हमने जिस तरीके से भौतिकतावाद को एक्सेप्ट किया है वह कहीं ना कहीं हम विकास नहीं विनाश के सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण था पूरी तरीके से चार्वाक के नीति शास्त्र का। हम